हेलो, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? आप लोग कैसे हैं? आइए सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए जितने जल्दी हो सके, और हम अपनी क्लास जो हमारी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी के लिए डिटेल्ड स्टडी की क्लास है, जिसमें हम विलियम जे लॉन्ग की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इस समय लाइन वाइज लाइन स्टडी कर रहे हैं, तो वहां पर आप लोग आ जाइए, सब लोग जुड़ जाइए और हम इस क्लास की फिर से शुरुआत करते हैं। आज की क्लास को हम बिगिन करते हैं, तो चलिए। आप लोग अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में मैसेज डाल दीजिए स्टूडेंट्स को एंड आस्क देम टू ज्वाइन द क्लास एज सून एज दे कैन। उसके बाद हम लोग ये क्लास को बिगिन करते हैं। कल हम लोग क्लास में हमने जो है शेक्सपियर के एज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और उसमें हम लोग जो इनके कंटेम्पररीज थे उसमें बेन जॉनसन को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब कुछ और इनके जो कंटेम्पररीज हैं उनको पढ़ना है, तो लेट्स बिगिन द क्लास फॉर टुडे। आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं, तो आप सब लोग आ जाइए। हाँ, यहाँ पे Uh, Neha has joined the class. Good evening, Neha. Fazal has also joined the class. Good evening, everyone. Good evening. I welcome you all in this class. आप सबका क्लास में स्वागत है। और भी आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप मैसेज कर दीजिए, आस्क देम टू ज्वाइन द क्लास। तो हम लोग फिर इसको आगे बढ़ाते हैं क्लास को ना। चलिए, तो आज की जो हमारी क्लास है वो हमने कल आपको बताया था। बेन जॉनसन को हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम आज पढ़ेंगे ब्यूमंट एंड फ्लेचर को ना। ब्यूमंट एंड फ्लेचर को पढ़ेंगे, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स हमारे आते रहेंगे और क्लास को ज्वाइन करते रहेंगे। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन ज्वाइनिंग द क्लास? क्लास ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार आप लोग कमेंट करिएगा। एम आई ऑडिबल? ओके। हम्म। चलिए, ब्यूमंट एंड फ्लेचर देखते हैं। कह रहे हैं द वर्क ऑफ दीज टू men is so closely interwoven that though Fletcher outlived Beaumont by 9 years and the latter had no hand in some 40 of the plays that bear their joint names, we still class them together, and only scholars attempt to separate their works so as to give each writer his due share. कह रहे हैं ब्यूमन एंड फ्लेचर की स्थिति तो ये है ना, इन दोनों का नाम एक साथ ऐसे लिया जाता है कि मानो क्या, मानो कि दोनों साथ साथ हमेशा रहे हों। जबकि हमारे जो ब्यूमन साहब हैं, ये फ्लेचर से 9 साल ज्यादा ये थे। इनसे 40 प्ले इन्होंने अकेले अकेले लिखे हैं, इनके डेथ के बाद लिखे हैं, लेकिन फिर भी दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है। हालांकि हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो स्टडी करते हैं और इनको अलग करते हैं कि भाई इनको इनका शेयर दिया जाना चाहिए। देयर वर्क इन स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट विद जॉनसन्स। ध्यान रखना, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो सकता है। योगिता हैज ज्वाइंड द क्लास। नमस्ते योगिता। नो वॉइस। ओके, वॉइस नहीं आ रही है सर, आवाज बहुत स्लो आती है सर क्लास में। ओके, आवाज, लेट मी चेक इट। अभी अभी कैसी आ रही है आवाज? आप लोग एक बार बताइएगा फिर से, आवाज कैसी आ रही है, क्योंकि यहाँ तो एवरीथिंग सीम्स टू बी ओके हियर। यहाँ पे तो सब कुछ ठीक दिख रहा है। अब आप लोग बताइएगा आवाज कैसी आ रही है। इज इट फाइन नाउ? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। प्लीज कंफर्म कि अब आवाज ठीक आ रही है। अब मेरी आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को? ओके।
एक बार आप चेक करिएगा, इज इट फाइन नाउ? आवाज आ रही है लेकिन स्लो है, क्लियर आ रही है वॉइस? अच्छा ठीक है, क्लियर आ रही है, ठीक है। चलिए, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म करिएगा। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरी आवाज लगभग सब लोगों तक पहुंच रही है ना। हालांकि ऐसा कुछ चेंज तो मैंने किया नहीं है सेटिंग्स में फिलहाल, हो जाता है कभी कभी, नेटवर्क एंड अदर इश्यूज होते हैं। फिलहाल चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो कह रहे हैं कि इनका जो ब्यूमंट एंड फ्लेचर का जो वर्क है ना, वो कह रहे हैं कि देयर वर्क, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्क इन स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट विद जॉनसन्स, जॉनसन्स के बिल्कुल कंट्रास्ट में इनका वर्क है, इज इंटेंशनली रोमांटिक एंड इन इट ऑल हाउएवर कोर्स आर ब्रूटल द सीन देयर इज स्टिल। कह रहे हैं कि ये हमारे बेन जॉनसन क्या थे, क्लासिकल थे, ये लोग इनके पूरा उल्टा थे ना, ये क्या थे, रोमांटिक थे। हालांकि इनके बहुत सारे ऐसे मतलब एक्शंस और कोर्सेज हैं जो कि बहुत ब्रूटल सीन वगैरह को दिखाते हैं, लेकिन फिर भी दे आर कंट्रास्ट, ये कंट्रास्ट हैं। देयर इज स्टिल एज इमर्सन, इमर्सन इनके बारे में कहते हैं, पॉइंटेड आउट द सटल रिकॉग्निशन ऑफ जेंटिलिटी ना, मतलब इनकी रचनाओं में जेंटिलिटी हमें देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि ब्रुटैलिटी है केवल, थोड़ी बहुत हमें जेंटैलिटी भी देखने को मिलती है। तो कुल मिला जुला के 2 पॉइंट यहाँ से आपको मिला। एक एमर्सन का कमेंट इनके ऊपर है, रिकॉग्निशन ऑफ जेंटैलिटी किसके बारे में कहा है, अबाउट द प्लेज ऑफ ब्यूमंट एंड फ्लेचर, ये याद कर लीजिएगा। दूसरा है कि अगर आपसे पूछे कि ब्यूमंट एंड फ्लेचर का प्ले किसके कंट्रास्ट में है, इन स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट टू, तो उस समय हमारे क्लासिकल को फॉलो करने वाले जॉनसन थे। तो एक ये 2 क्वेश्चन आपको यहां से मिल गए हैं। नाउ इट्स ओके, ओके ठीक है, ओके चलिए ठीक है, आप लोग बीच बीच में बताते रहिएगा हमको। नाउ सी ब्यूमंट, ब्यूमंट की बात करते हैं। बॉर्न 1584, डाइड 1660 ना, शेक्सपियर के साथ ही इनकी डेथ हुई थी। चलिए, was the brother of Sir John Beaumont of Leicestershire, Leicestershire के सर जॉन ब्यूमंट के भाई थे। From Oxford he came to London to study law, ऑक्सफोर्ड से लंदन आ गए स्टडी ला की स्टडी करने के लिए, बट सून गेव इट अप टू राइट फॉर द स्टेज, लेकिन भाई इनको भी बॉलीवुड का चस्का चढ़ गया तो छोड़ दिया इन्होंने। बॉलीवुड का मतलब वहां के स्टेज का, ठीक है। फ्लेचर 1579 टू 1625 was the son of the bishop of London, लंदन के बिशप के बेटे थे, and shows in all his work the influence of his high social position, और इनके सारे वर्क में जो हाई सोशल पोजीशन इनका था ना भाई, लंदन का बिशप होना मतलब हाई सोशल पोजीशन था, वो सब इनके प्लेज में दिखाई देता है। एंड ऑफ हिज कैम्ब्रिज एजुकेशन, और कैम्ब्रिज से जो पढ़ा था उसका सबका रिफ्लेक्शन जो है इनके प्लेज में देखने को मिलता है। द टू ड्रामेटिस्ट मेट एट अ मरमेड टैवर्न, ध्यान रखिएगा मरमेड टैवर्न पे दोनों की मुलाकात होती है, अंडर होम बेन जॉनसन्स लीडरशिप ना, ये वही जगह है मरमेड टैवर्न ना, जो लीड किया करते थे कौन, बेन जॉनसन लीड करते थे, वहां पे ही इन दोनों की मुलाकात हुई ब्यूमंट एंड फ्लेचर की, एंड सून बिकेम इनसेपरेबल फ्रेंड्स लिविंग एंड वर्किंग टुगेदर, बाद में बड़े फास्ट फ्रेंड हो गए, इनसेपरेबल फ्रेंड हो गए, साथ साथ में अपना लिखने पढ़ने लगे और रहने लगे। ट्रेडिशन हैज इट दैट ब्यूमंट सप्लाइड, अब इन दोनों में देखिए क्या था, ऐसा माना जाता है इनके जो प्लेज हैं, जो कोलैबोरेटिव वर्क्स हैं, इनके कोलैबोरेटिव वर्क्स के बारे में क्या माना जाता है, माना जाता है कि ब्यूमंट जो थे सप्लाइड द जजमेंट एंड द सॉलिड वर्क ऑफ द प्ले ना, तो वर्क जो मटेरियल जो है प्रोवाइड करना, ये काम था किसका, ब्यूमंट का। वाइल फ्लेचर फर्निश द हाई कलर्ड सेंटिमेंट एंड द लिरिक पोएट्री, जबकि ये क्या करते थे, ये सेंटिमेंट डालते थे उसमें और लिरिक पोएट्री में उसको बनाते थे, विदाउट विच एन एलिजाबेथन प्ले वुड हैव बीन इनकम्प्लीट, और एलिजाबेथन प्ले की ये बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स में रही है कि इट मस्ट बी लिरिकल एंड इट मस्ट हैव यू नो सेंटिमेंट्स, सेंटिमेंट्स इसके अंदर जरूर होना चाहिए। तो ये काम किया करते थे फ्लेचर, और ब्यूमंट का काम था कंटेंट लाना, जजमेंट करना, ठीक है। अब आ जाइए इनके ज्वाइंट वेंचर्स देख लेते हैं। दियर ज्वाइंट प्लेज टू बेस्ट नोन आर फिलास्टर, इसको आप भूलेंगे नहीं, whose old theme like that of Cymbeline
and Griselda is the jealousy of a lover and the faithfulness of a girl ना। तो फिलास्टर की कहानी क्या है, एक लवर जो बहुत जेलस है और एक फेथफुल गर्ल है, उसकी लव स्टोरी है फिलास्टर ना, जैसे हमारी सिम्बलाइन है, इसकी भी स्टोरी वैसी ही है। देन सेकंड इनका है द मेड्स ट्रेजेडी, ये दोनों ने मिलकर के लिखा है। कंसर्निंग फ्लेचर्स वर्क द मोस्ट इंटरेस्टिंग लिटरेरी क्वेश्चन इज, कह रहे हैं ये ज्यादातर माना जाता है कि फ्लेचर का वर्क है, लेकिन ब्यूमंट ने भी इसमें क्या किया है, अपना योगदान दिया है। माना जाता है क्वेश्चन इज हाउ मच डिड ही राइट ऑफ शेक्सपियर्स हेनरी एट्थ। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि फ्लेचर के लिए माना जाता है कि इन्होंने हेनरी एट्थ में बहुत ज्यादा सहयोग किया था शेक्सपियर का, तो कितना किया था ये तो मैटर ऑफ डिबेट अब भी है। एंड हाउ मच डिड शेक्सपियर हेल्प इन द टू नोबल किंग्समैन, और ये भी मैटर ऑफ डिबेट है कि द टू नोबल किंग्समैन में शेक्सपियर ने इनकी कितनी हेल्प करी थी, ये अब भी मैटर ऑफ डिबेट है। फिलहाल इतना जानते रहिए कि ब्यूमंट एंड फ्लेचर दोनों हमारे जो है साथ साथ चलने वाले थे ना, एक म्यान में दो तलवारें रहती थी। हाँ, जॉन वेबस्टर अगले हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। जब हम ट्रेजेडी की स्पेशली बात करते हैं तो इनका जिक्र होता है वेबस्टर साहब का। Of Webster's personal history we know nothing except that he was well known as a dramatist and under James I के ये थे, यही जानते हैं। His extraordinary powers of expression rank him with Shakespeare ना, इनको शेक्सपियर के साथ रैंक किया जाता है। But his talent seems to have been largely devoted to the blood and thunder, लेकिन इनका टैलेंट जो है ना ब्लड एंड थंडर प्ले पर ही बेस्ड था ना, मेलोड्रामा लिखा करते थे, ध्यान रखिएगा। ब्लड एंड थंडर प्ले बिगन बाय मार्लो, मार्लो ने जो शुरू किया था टम्बरलेन में ना, उसी को इन्होंने काउंट जो है कैरी ऑन रखा, किसने, हमारे वेबस्टर साहब ने, ठीक है। तो ब्लड एंड थंडर याद रखिएगा, ये जो है फ्रेज याद रखिएगा, ब्लड एंड थंडर। हिज टू बेस्ट नोन प्लेज द व्हाइट डेविल, लगभग कुछ यूनिवर्सिटीज में इसको पढ़ाया भी जाता है, 1612 में आई थी, एंड द डचेज ऑफ माल्फी, हम लोगों ने इसको पढ़ा भी है मास्टर्स में, 1623 में आई थी। दो इनकी बहुत ही फेमस प्लेज हैं। The latter, spite of its horror, ranks him as one of the greatest masters of English tragedy। तो इनका डचेज ऑफ माल्फी जो है ना, इसमें हॉरर्स तो बहुत है, ब्लड सेड वगैरह है, लेकिन ये इनको इंग्लिश ट्रेजेडी के वन ऑफ द मास्टर्स में इनको शामिल करती है, वेबस्टर को। काफी इनकी फेमस जो है प्ले है, तो दो प्ले आप इनका याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए, इन्होंने सब ब्लड ट्रेजेडी लिखी है, ध्यान रखिएगा। ऑल द सो कॉल्ड ब्लड ट्रेजेडीज ऑफ एलिजाबेथन पीरियड फ्रॉम थॉमस किड से लेकर के, थॉमस किड की स्पेनिश ट्रेजेडी से शुरुआत मानी जाती है, डाउन हाउएवर मच दे मे कंडेम द ब्रूटल टेस्ट ऑफ द इंग्लिश ऑडियंस आर स्टिल ओनली सो मेनी सर्च लाइट्स थ्रोन अपॉन अ हिस्ट्री ऑफ हॉरिबल डार्कनेस। तो कह रहे हैं ये कुछ हमारे ऐसे प्लेज हैं जो ब्लड ट्रेजेडी के रूप में जाने जाते हैं ना। ब्लड ट्रेजेडी किसने शुरू किया था, तो ये किड ने शुरू किया था। उसके बाद हमारे मिडल्टन साहब हैं, थॉमस मिडल्टन, इनको देख लेते हैं। नोन बाय टू ग्रेट प्लेज, इनके भी दो ग्रेट प्लेज हैं, द चेंजलिंग है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और विमेन वी वेयर विमेन ना, औरत क्या हो जाए, औरत से सावधान हो जाए तो ठीक है ना। इन पोएट्री एंड डिक्शन दे आर ऑलमोस्ट वर्दी एट टाइम्स टू रैंक विद शेक्सपियर्स प्ले। तो शेक्सपियर के आसपास ही लगभग इनके प्लेस थे, उतने ही जो है कह सकते हैं इनको रैंक किया जा सकता है। अदरवाइज इन दियर सेंसेशनलिज्म एंड अननेचुरलनेस दे डू वायलेंस टू द मॉरल सेंस एंड आर रिपल्सिव टू द मॉडर्न रीडर। कह रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा सेंसेशनलिज्म केवल दिखाया है इन लोगों ने जो है, इसलिए मॉडर्न रीडर बहुत पसंद नहीं करते हैं। टू अर्लियर प्लेज, इनके दो और अर्लियर प्लेज हैं, अ ट्रिक टू कैच द ओल्ड वन, इनकी कॉमेडी है, बेस्ट कॉमेडी, एंड अ फेयर क्वेरल हिज अर्लीस्ट ट्रेजेडी, ये भी लेस मैच्योर हैं। तो आपको जो याद रखना है मेरे हिसाब से, चेंजलिंग तो आप भूलिएगा नहीं, और वीमेन वी वेयर वुमेन तो वैसे भी आपको भूलना नहीं चाहिए। थॉमस मिडल्टन की दो रचनाएं आप जरूर याद रखेंगे ना, तो एक दो करके ऐसे आपको मिलेंगे। अब आ जाइए, हेवुड साहब हैं हमारे ना, हेवुड साहब हैं, इनको देख लेते हैं। इनके भी लाइफ के बारे में हम लोगों को बहुत डिटेल नहीं मिलता है, इनके प्लेज वगैरह से कुछ जो हमें रेफरेंसेस मिलते हैं उससे ये पता चलता है कि इन्होंने एक बार खुद ही कहा था कि भैया अकॉर्डिंग टू हिज ओन स्टेटमेंट दैट ही हैज रिटन मोर देन
220 प्लेज। इन्होंने खुद कहा था कि मैंने 220 से ज्यादा प्लेज लिखे हैं। हालांकि इनके प्लेज ज्यादा सरवाइव नहीं करते, शायद इनके 6 या 7 प्लेज सरवाइव करते हैं ना, यहाँ पे नंबर नहीं दिया है, लेकिन शायद इनके 7 प्लेज सरवाइव करते हैं फिलहाल। जिसके लिए ये जाने जाते हैं हम उनको देख लेते हैं। हेवुड साहब हमारे जिसके लिए जाने जाते हैं, तो कौन सा प्ले है इनका? पहला है अ वुमन किल्ड विथ काइंडनेस, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, ध्यान रखिएगा। पैथेटिक स्टोरी है ऑफ अ डोमेस्टिक लाइफ ना। दूसरा है फेयर मेड एंड द वेस्ट, जो है ये भी एक मेलोड्रामा है, इसमें भी काफी फाइटिंग और पॉपुलर काइंड का है, लेकिन ये आप मत भूलिएगा, अ वुमन किल्ड विथ काइंडनेस, ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है। देन वी हैव टॉमस डेकर। टॉमस डेकर साहब हैं, 1517 का है बर्थ, आइडिया नहीं मिलता ये कहाँ गए कहाँ गायब हो गए ना, लेकिन इनके बारे में हमें ये कहा जाता है कि डेकर की जो पर्सनालिटी है, इनका जो प्ले जीनियस प्ले है द शू मेकर्स हॉलीडे, इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या है? अ ह्यूमरस स्टडी ऑफ प्लेन वर्किंग पीपल और ओल्ड फॉर्चुनेटस, अ फेरी ड्रामा ऑफ द विशिंग हैट एंड नो एंड ऑफ मनी ना, ये नो एंड ऑफ मनी पर बेस्ड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जादुई कैप, वेदर इंटेंडेड फॉर चिल्ड्रेन आर नॉट, इट हैड द इफेक्ट ऑफ चार्मिंग द एल्डर्स फॉर मोर देन द यंग पीपल ना, सबको ये चार्म करती है। मतलब स्टोरी ऐसी है, थोड़ा सा लगेगा कि ये चिल्ड्रन के लिए लिखी गई है, मैजिकल हैट वगैरह की स्टोरी दिया है, लेकिन फिलहाल 2 रचनाएं आप याद रखेंगे। देन वी हैव फिलिप मैसेंजर एंड जॉन फोर्ड एंड सरली। देखिए, आइए देखते हैं ये कौन से हैं हमारे। तो मैसेंजर साहब हमारे क्या है, इनका नाम ही मैसेंजर है, तो देखते हैं क्या मैसेज ये देते हैं हमें। मैसेंजर साहब क्या कह रहे हैं, 1584 से 1640 तक हैं। Was a dramatic poet of great natural ability, but his plots and situations are usually so strained and artificial that the modern reader finds no interest in them. तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इनके अंदर। चलिए फिलहाल इनकी बेस्ट कॉमेडी देख लेते हैं, ये बहुत ही फेमस है, आपको भूलना नहीं किसी भी हाल में। अ न्यू वे टू पे ओल्ड डेट्स ना, जो है पुराने कर्ज अदा करने का नया जो तरीका है उसके बारे में इन्होंने कहा है। तो तरीका कुछ बता दें तो ठीक है। He achieved great popularity and gave us one figure, इसमें एक फिगर, एक करेक्टर मिलता है जो अमर हो गया, उसका नाम है सर गाइल्स ओवररीच। बहुत बार ये एग्जाम में आया है, पहले नेट जैसे एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 2000s के आसपास जब नेट होते थे तो ये करेक्टर पूछा जाता था, ठीक है, सर गाइल्स ओवररीच, विच इज वन ऑफ द टिपिकल करेक्टर्स ऑफ द इंग्लिश स्टेज। ये इंग्लिश स्टेज का टिपिकल करेक्टर बन गया। तो ये कहाँ अपीयर होता है, आपसे अगर पूछे तो आप बताएंगे कि भैया मैसेंजर साहब थे, उनकी जो है पुराना कर्ज उतारने के नए तरीका एक प्ले था, उसी में ये आते हैं सर गाइल्स ओवररीच, ठीक है। हिज बेस्ट प्ले आर द ग्रेट ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस, द वर्जिन मार्टा एंड द मेड ऑफ ऑनर। तो मेड ऑफ ऑनर भी इनकी इंपॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। चलिए अब हमारे फोर्ड साहब हैं और सरली साहब, इनके बारे में भी बहुत कम देखने को मिलता है, इनकी रचनाएं हम देख लेते हैं सीधा। फोर्ड साहब सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, इनका दिल टूट गया था ना, द ब्रोकन हार्ट, द ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ दिल ना, टूटा हुआ दिल, इस पे कोई गाना आपके पास है? टूटा हुआ दिल, टूटे हुए दिल पे तो बहुत गाने हैं ना, बहुत ज्यादा गाने हैं, हमें लगता है कि बॉलीवुड पूरा भरा हुआ है। द वाइट डेविल, ठीक है, द जज ऑफ माल्फी, ओके राइट, चलिए ठीक है, गुड। हम्म चलिए, तो इनका जो ब्रोकन हार्ट है इसको हम लोग देखते हैं आगे कहाँ जुड़ता है। उसके बाद हमारे जो है सरली साहब हैं, ये जो थे वाज गिवन टू इमिटेशन ऑफ प्रीडिसेसर्स का इमिटेशन इन्होंने किया था, इनकी एक ही रचना है हीट पाक, जो है इसको छोड़ दीजिए, नहीं भी याद रखेंगे तो ठीक है। हाँ, आइए अब चलते हैं हम लोग द प्रोज राइटर्स ऑफ दिस एरा, एंड फर्स्ट हमारे हैं फ्रांसिस बेकन। हमारे बेकन साहब हैं, इनको हम लोग पढ़ते हैं ना। कहाँ चले गए भाई सब लोग? यहाँ पे
कितने लोग हैं अभी क्लास में? थोड़ा अपना प्रेजेंस देंगे क्योंकि बहुत कम लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं ना। जो कंकरेंट व्यूवर्स होते हैं ना उसमें बहुत कम लोग हैं, और लाइक्स भी उसी हिसाब से है, तो आई थिंक यू ऑल हैव लेफ्ट। हाँ, चलिए। बेकन की बात करें तो बिल्कुल कह रहे हैं कि इफ वी सी वन ऑफ दोज कॉम्प्लेक्स एंड कंट्राडिक्टरी नेचर्स which are the despair of the biographer. If the writer be an admirer of Bacon, he finds too much that he must excuse or pass over in silence. ना कह रहे हैं इनके अंदर बहुत अच्छाई भी है, बहुत बुराई भी है। अगर आप इनकी कोई बहुत तारीफ करता है तो ऐसा नहीं है कि वो बिना कुछ सुने हुए वहां से निकल जाए ना, बिना कुछ सुने हुए नहीं निकल सकता। हाँ, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे हैं, ठीक है, गुड। चलिए, तो आइए देखते हैं। On the one hand is rugged Ben Johnson's tribute to his power and ability, and on the other Hallam's summary that he was a man, underline कर लीजिएगा, Hallam ने इनके ऊपर कमेंट किया है क्या? He was a man who being entrusted with the highest gifts of heaven habitually abused them for the poorest purposes of earth, hired them out for guineas, places and titles in the service of injustice, covetousness and oppression. बहुत बड़ा चार्ज लगाया हेलम ने। क्या कहा पता है? हालांकि पोप भी इनके ऊपर बहुत बड़ा चार्ज लगाते हैं। ये क्या कह रहे हैं हेलम साहब? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हमारे जो बेकन है ना, एक ऐसा इंसान, अ मैन हु बीइंग इंटरेस्टेड विद द हाईएस्ट गिफ्ट्स ऑफ हेवन, मतलब ईश्वर ने इसको जो है हाईएस्ट गिफ्ट दे के भेजा था, मतलब बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, बहुत जो है नॉलेजेबल व्यक्ति था। हैबिचुअली अब्यूज देम फॉर द पुअरेस्ट पर्पस ऑफ अर्थ, लेकिन इसने इस दुनिया के जो सबसे तुच्छ चीजें होती हैं, पुअरेस्ट पर्पस होता है, उन चीजों के लिए इसने वेस्ट कर दिया, उनको अब्यूज कर दिया। कैसे? हायर्ड देम आउट फॉर गिनीज, पैसे के लिए, और प्लेसेस, पोजीशन के लिए, एंड टाइटल्स, और उपाधियों के लिए, इन द सर्विस ऑफ इनजस्टिस, सब व्यर्थ कर दिया, इनजस्टिस का साथ दिया इन सब चीजों के लिए, कवेटसनेस का साथ दिया, एंड ऑपरेशन का साथ दिया। और बात भी सही है ना, माना जाता है कि इनके एक जो सबसे बड़े साथी थे, अर्ल ऑफ एसेक्स ना, जिन्होंने इनको यहां तक पहुंचाया था, और वो जब उनको ट्रायल में उनको ले जाया गया ना, तो उनके खिलाफ वकील बन करके यही खड़े थे क्वीन की तरफ से ना। चलिए, तो इसीलिए तो हमारे पोप साहब ने इनको क्या कहा है? वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड ना। सबसे वाइजेस्ट हैं, ब्राइटेस्ट हैं, लेकिन सबसे मीनेस्ट भी है ना। चलिए, तो ये कमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब आगे चलते हैं, इनकी लाइफ के बारे में देख लेते हैं। बेकन वॉज द सन ऑफ सर निकोलस बेकन, लॉर्ड कीपर ऑफ सील ना। ये पोस्ट इनको भी बाद में मिली थी। लॉर्ड कीपर ऑफ सील थे इनके पिताजी, सर निकोलस बेकन, ठीक है। एंड ऑफ द लर्नड एन कुक, इनकी माँ काफी पढ़ी लिखी थी, ठीक है। एन कुक थी कौन? सिस्टर इन लॉ टू लॉर्ड बर्ले ना, लॉर्ड बर्ले की सिस्टर इन लॉ थी। ग्रेटेस्ट ऑफ द क्वींस स्टेट्समैन ना, उस समय महारानी के सबसे अच्छे स्टेट्समैन में एक थे ना, मंत्रियों में एक थे। From these connections as well as from the native gifts, he was attracted to the court and as a child was called by Elizabeth her little lord keeper ना। कह रहे हैं ये कोर्ट में इनका आ जाना जाना रहता था, भाई परिवार ठीक ठाक था तो कोर्ट में आते जाते रहते थे। महारानी भी वहां इनको मिल जाया करती थी, इनको क्या बुलाती थी? लिटिल लॉर्ड कीपर। तो बड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिटिल लॉर्ड कीपर किसको कहा जाता है? बेकन को। किसने कहा है? एलिजाबेथ ने कहा है, ठीक है। एट 12 ही वेंट टू कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज चले गए पढ़ाई करने के लिए। But he left the university after 2 years, declaring the whole plan of education to be radically wrong. वहां पर गए और 2 साल पढ़ने के बाद कहे कि जो ये पढ़ाया जा रहा है ना, ये सब रेडिकली सही नहीं है, बिल्कुल गड़बड़ है। And the system of Aristotle, which was the basis of all philosophy in those days, to be a childish delusion. ये भी ध्यान रखना, इन्होंने अरिस्टोटल के एजुकेशन सिस्टम को क्या कहा है? चाइल्डिश डिल्यूजन। Since in the course of centuries it had produced no fruit. इनका मानना था सैकड़ों वर्षों से इसको पढ़ रहे हैं, इसने कोई फ्रूट हमें नहीं दिया, बट ओनली ए जंगल ऑफ ड्राई एंड यूजलेस ब्रांचेस, केवल इसने हमें झाड़ और खंजाड़ दिया है, बाकी और कुछ नहीं दिया, कोई फल नहीं दिया इसने। किसके एजुकेशन सिस्टम ने? अरिस्टोटल, अरिस्टोटल के एजुकेशन सिस्टम ने। तो एक क्वेश्चन आपको यहां से मिल गया कि बेकन ने
किसके एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज किया है? तो हमारे अरिस्टोटल हैं, ठीक है। कहते हैं कि इसने हमें कोई फ्रूट नहीं दिया, बल्कि इसने केवल हमें घास फूस दिया और कुछ भी नहीं दिया। Strange event for sophomore of 14, thus to condemn the whole system of the universities, but such was the boy and the system. कह रहे हैं कि इतने कम उम्र में अगर जो है इतना क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन फिर भी टैलेंटेड थे, किया उन्होंने। नेक्स्ट ईयर इन ऑर्डर टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन ही अकम्पनीड इंग्लिश एम्बेसडर टू फ्रांस। अपने एजुकेशन के लिए ये वहाँ के इंग्लिश एम्बेसडर के साथ फ्रांस चले गए, वेयर इज सेड टू हैव बिजीड हिमसेल्फ चीफली विद द प्रैक्टिकल स्टडीज ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड डिप्लोमेसी। वहां पर इन्होंने स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई शुरू कर दी और डिप्लोमेसी को पढ़ना शुरू कर दिया। 2 years later he was recalled to London by the death of his father। 2 साल बाद इनके डैडी की डेथ हो गई, ये लंदन वापस आ गए। Without money and naturally with expensive taste he applied to his uncle Burleigh for a lucrative position। ना ये गए अपने अंकल बर्ले, अंकल बर्ले मतलब इनके जो मौसा वौसा लगते थे ना, मौसा लगते थे, उनके पास गए। हाँ, आवर वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। ठीक है, चलो। अब ये गए अपने अंकल बर्ले के पास, इन्होंने कहा कि भाई कुछ आप इतने बड़े पोस्ट पे हैं, क्वीन के इतने फेमस मंत्रियों में से एक हैं, कुछ हमारे लिए भी कर दीजिए। It was in this application that he used the expression so characteristic of the Elizabethan age that he had taken all knowledge for his province। ना ये जो एक स्टेटमेंट देखते हैं, उनके पत्र से देख को पता चलता है, हाँ उनको उनके प्रोविंस के अंदर, मतलब एलिजाबेथन प्रोविंस में सब कुछ आता है ना। एलिजाबेथन एज के लिए कहा था, एलिजाबेथन एज में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके प्रोविंस में ना आता हो। तो ये बेकन के लिए भी कहा जाता है कि बेकन न्यू एवरीथिंग, ना बहुत नॉलेज था इनके पास, सब कुछ जानते थे ना। देयर वर नथिंग लेफ्ट दैट बेकन जो है नहीं जानते रहे हो। चलो आगे देखते हैं। अब बर्ले जो थे, who misjudged him as a dreamer and self-seeker, not only refused to help him at the court but successfully opposed his advancement by Elizabeth। अब बर्ले क्या हुआ, मिसजज किया, कैसे किया पता नहीं, इन्होंने इनको हेल्प करने के बजाय अगर एलिजाबेथ हेल्प भी करना चाहती थी तो मना कर देते थे। बेकन then took up the study of law and was admitted to the bar in 1582। 1582 में ये बार में ज्वाइन कर लिया इन्होंने। that he had not lost his philosophy in the mazes of law is shown by his tract written about this time on the greatest birth of time। एक इनका पॉलिटिकल ट्रैक्ट है, लॉ ट्रैक्ट है, उसमें इन्होंने लिखा है ऑन द ग्रेटेस्ट ऑफ बर्थ टाइम पर। ये क्या था? इट वॉज अ प्ली फॉर हिज इंडक्टिव सिस्टम ऑफ फिलॉसफी। भैया अंडरलाइन कर लो, नेट का क्वेश्चन है ये, नेट का क्वेश्चन है कि इनका सिस्टम कौन था एजुकेशन का? इंडक्टिव सिस्टम, ध्यान रखना। और हमारे अरिस्टोटल का डिडक्टिव था ना। इंडक्टिव सिस्टम को प्ली किया इन्होंने। और कौन सा इनका ट्रैक्ट है? इनका ट्रैक्ट है दैट इज ऑन द ग्रेटेस्ट बर्थ ऑफ टाइम। उसमें इन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया है, उसको प्ली किया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहीं से क्वेश्चन आते हैं और आप गलत करके चले जाते हैं, ठीक है। चलिए, रीजनिंग फ्रॉम मेनी फैक्ट्स टू वन लॉ रादर देन फ्रॉम एन अज्यूम्ड लॉ टू पर्टिकुलर फैक्ट्स। चलिए, इन्होंने बताया था कि बहुत सारे फैक्ट से एक लॉ के बजाय है बहुत सारे लॉ से एक फैक्ट पर चला जाए ना। चलिए, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, तो इनका क्या था? इंडक्टिव मेथड था। इन हिज फेमस प्ली फॉर प्रोग्रेस बेकन डिमांडेड 3 थिंग्स। इन्होंने इसमें 3 चीजों की मांग की थी। क्या? पहला था द फ्री इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर, कि नेचर का फ्री इन्वेस्टिगेशन किया जाए, मतलब साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। द डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स इंस्टीड ऑफ थ्योरीज, इन्होंने कहा थ्योरीज के बजाय फैक्ट्स की डिस्कवरी की जानी चाहिए। एंड द वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट्स बाय एक्सपेरिमेंट रादर देन बाय आर्गुमेंट, और जितने भी हमारे रिजल्ट्स आते हैं उनका वेरिफिकेशन कैसे किया जाना चाहिए? एक्सपेरिमेंट करके किया जाना चाहिए, न कि आर्गुमेंट करके, ठीक है। ये इनका मेथड था। इन आवर डे दीज आर द ABC ऑफ साइंस। और साइंस में आजकल हम यही तो पढ़ते हैं, साइंस यही तो करती है, पूरा इन्वेस्टिगेट करती है नेचर को, डिस्कवरी करती है फैक्ट्स को, थ्योरीज को नहीं। देन क्या करती है? रिजल्ट्स को वेरीफाई करती है, किससे? एक्सपेरिमेंट से।
यही तो साइंस हमारी करती है, दिस इज ऑल द साइंस, ठीक है। बट इन बेकन्स टाइम दे सीम रिवोल्यूशनरी, लेकिन बेकन के टाइम में ये बड़ा रिवोल्यूशनरी लग रहा था लोगों को, अरे ये क्या कर रहा है, हाँ, जो इतने सालों से डिडक्टिव सिस्टम चला रहा है उसको अपोज कर रहा है ना इंडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फ्रांसिस बेकन पब्लिश्ड इन फर्स्ट 10 एसेस 1597 सेकंड, ओके, ठीक है, चलिए, वेरी गुड। एज अ लॉयर ही बिकेम इमीडिएटली सक्सेसफुल। भाई देखो, नॉलेज वॉलेज तो था ही इस आदमी के पास, ऐसा नहीं था, बुद्धिमान तो था ही, तो लॉयर के रूप में काफी सक्सेसफुल हुए, एंड पावर ऑफ प्लीडिंग बिकेम वर्ल्डली नोन एंड इट वाज ऑलमोस्ट द बिगिनिंग ऑफ हिज कैरियर दैट जॉनसन रोट। कह रहे हैं कि इनका धीरे धीरे नाम होने लगा, इनका पावर ऑफ जो प्लीडिंग था ना, मतलब प्लीड करने का जो कोर्ट में तरीका था, वो काफी फेमस हुआ, और इस बिगिनिंग में अपने ही थे तभी जॉनसन ने इनके बारे में क्या लिखा था, द फियर ऑफ the fear of everyone that heard him speak was that he should make an end ना, सबके दिमाग में बस यही भय था कि अगर ये क्या करेगा, बोलना शुरू करेगा, तो इसको जल्दी समाप्त करना चाहिए। इतना नॉलेज था कि शायद हमें लगता है कि जज भी अपनी चेयर से उठ जाते रहे होंगे कि भैया ये कौन सा इंसान है ना। तो ये इनके बारे में स्टेटमेंट किसने दिया है, हमारे जॉनसन साहब ने। द पब्लिकेशन ऑफ हिज एसेज एडेड ग्रेटली टू हिज फेम, उसके बाद इन्होंने अपने एसेज पब्लिश किए तो इनका नाम और भी बढ़ गया, चारों तरफ इनके बारे में चर्चा होने लगी। लेकिन फिलहाल हिज हेड वाज बजिंग विथ ह्यूज स्कीम्स, द पैसिफिकेशन ऑफ अनहैप्पी आयरलैंड, आयरलैंड में जो अनहैप्पीनेस था ना वहां पर, उसके बारे में ये सोचते थे। द सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंग्लिश लॉ, इंग्लिश नियमों को सिंप्लीफाइड करने के बारे में सोचते थे, एंड द रिफॉर्म ऑफ द चर्च, और चर्च को रिफॉर्म करने के बारे में सोचते थे। द स्टडी ऑफ नेचर, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू फिलॉसफी, इन सब के बारे में ये हमेशा सोचा करते थे। मीनवाइल सैड टू से, लेकिन बड़े दुख के साथ इसी बीच हमें ये कहना पड़ रहा है क्या, कि ही प्लेड द गेम ऑफ पॉलिटिक्स फॉर हिज पर्सनल एडवांटेज, इन्होंने पॉलिटिक्स का गेम खेला किसके लिए, अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए, अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए इन्होंने पॉलिटिक्स का गेम खेला, क्या, बहुत, जिसके लिए इनको मीनेस्ट कहा जाता है। देखिए क्या किया इन्होंने, भैया कोई ना करे ऐसा ना। ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू एसेक्स, एसेक्स के काफी डिवोटेड थे, इनके पैटर्न थे शुरुआत में एसेक्स हमारे। द यंग एंड डेंजरस फेवरेट ऑफ द क्वीन ना, बिल्कुल डेंजरस फेवरेट ऑफ द क्वीन थे ये। वॉन हिज फ्रेंडशिप, एसेक्स की फ्रेंडशिप इन्होंने जीत ली, एंड देन यूज्ड हिम स्किलफुली टू बेटर हिज ओन पोजीशन, फिर अपना पोजीशन इन्होंने बेटर करने के लिए क्या किया, इनका यूज किया, एसेक्स का यूज किया। When the Earl was tried for treason, it was partly at least through Bacon's efforts that he was convicted and beheaded. और जब एसेक्स के ऊपर ट्रेजन का आरोप लगाना, तो भैया ये बेकन ही थे जिनके प्रयास से उनके ऊपर आरोप सिद्ध हुआ, ही वॉज कन्विक्टेड एंड beheaded। तो ये थे दोस्त। And though Bacon claims to have been actuated by a high sense of justice, we are not convinced that he understood either justice or friendship in appearing as Queen's counsel against the man who had befriended him। हालांकि बाद में इन्होंने कहा कि मैंने जस्टिस की, न्याय की रक्षा की है, न्याय के लिए हमने किया है, लेकिन हम लोग या कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि जिस मित्र ने इनको इतना सब कुछ किया ये केवल न्याय के लिए उस मित्र के साथ ऐसा कर सकते हैं, बल्कि क्वीन की नज़रों में अच्छा बनने के लिए इन्होंने ये सब किया था। फिलहाल जो भी किया, हिज कोल्ड ब्लडेडनेस एंड लैक ऑफ मॉरल सेंसिटिवनेस अपीयर इवन इन, जैसे इनके बहुत सारे एसेज है ना, उसमें भी इनका जो कह सकते हैं कोल्ड ब्लडेडनेस है, जो मॉरल सेंसिटिवनेस इनका बिल्कुल खत्म सा है ना, वो दिखता है। जैसे इन्होंने लव पर ऐसे लिखा है, ऑन लव पर, एंड फ्रेंडशिप पर लिखा है ऐसे ना, जो है, इंडीड वी कैन अंडरस्टैंड हिज लाइफ ओनली अपॉन द थियरी दैट हिज इंटेलेक्चुअलिटी लेट हिम कोल्ड एंड डेड टू द हायर सेंटिमेंट्स ऑफ आवर ह्यूमैनिटी। कहते हैं इतना ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो गए थे कि उन्होंने इनको कोल्ड एंड डेड कर दिया था, कि ये जो हमारी ह्यूमैनिटी के हायर सेंटिमेंट्स होते थे ना, जैसे लव फ्रेंडशिप, ये सब हायर सेंटिमेंट्स हैं, इनको ये कभी समझ ही नहीं पाए। कौन, हमारे बेकन साहब ना। इसीलिए कहते हैं केवल किताबें ना पढ़ो ना, लोगों को भी पढ़ना सीखो, लोगों को भी पढ़ना सीखो। चलो आगे चलते हैं।
हमारे साथी धीरे धीरे कहाँ गायब होते जा रहे हैं भाई। सम बुक्स शुड बी टेस्टेड, सम अदर्स टू बी swallowed, हाँ, एंड सम फ्यू टू बी chewed एंड डाइजेस्टेड, ठीक है। During Elizabeth's reign, Bacon had sought repeatedly for high office, but had been blocked by Burleigh। कह रहे हैं एलिजाबेथन के टाइम पर जो है ये ऊंचे ऊंचे पदों की डिमांड करते थे, लोग इनको देना भी चाहते थे, लेकिन बर्ले बीच में आ जाते थे। एंड परहैप्स आल्सो बाय द क्वींस ओन shrewdness इन जजिंग मैन, शायद क्वीन भी पहचानती तो थी, बोलती भले ना हो। विद द एडवेंट ऑफ जेम्स फर्स्ट, लेकिन जेम्स फर्स्ट जब 1603 में आ गए, Bacon devoted himself to the new ruler and rose rapidly in favor ना। तो अब इन्होंने अपनी चापलूसी शुरू कर दी। He was knighted and soon afterwards attained another object of his ambition in marrying a rich wife। नाइटेड हुए, उसके बाद एक अमीर पत्नी से इन्होंने शादी भी कर ली। द अपीयरेंस ऑफ हिज ग्रेट वर्क, और उसी समय इनका एक बहुत ही फेमस वर्क आया, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। याद कर लीजिए, बहुत ही फेमस है। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग 1605 में आया था। वाज लार्जली द रिजल्ट ऑफ द मेंटल स्टिमुलस प्रोड्यूस्ड बाय हिज चेंज इन फॉर्चून। माना जाता है कि इनका जो फॉर्चून बदला था ना, उसी का परिणाम था कि इन्होंने एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग लिखी। नहीं तो इसके पहले तो बर्ले क्या थे, बर्ले इनको कुछ करने ही नहीं देते थे भाई। कहीं किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते थे तो बर्ले कहते थे नहीं नहीं, इस आदमी को नहीं रखना है। चलो, इन 1613 ही वाज मेड अटॉर्नी जनरल। 1813 में, सॉरी 1613 में इनको अटॉर्नी जनरल बना दिया गया। ये भी पूछता है, ठीक है, मेड अटॉर्नी जनरल इंपॉर्टेंट है। स्पीडली मेड एनिमीज बाय यूजिंग द ऑफिस टू इंक्रीज हिज पर्सनल लैंड्स ना। बहुत सारे दुश्मन बनाते चले गए, क्योंकि इनको धन दौलत इन सब से, बहुत पर्सनल लैंड्स से बहुत ज्यादा इनको लगाव था। He justified himself in his course by his devotion to the king's cause। ये कहते थे राजा के लिए मैं काम कर रहा हूँ, गलत हो चाहे सही हो। And by the belief that his higher position and more ample his means, the more he could do for science। ये कहते थे कि मैं हायर पोजीशन लेकर के जितना ज्यादा अच्छा पैसा और जितना हायर पोजीशन पर रहूंगा, उतना मैं साइंस के लिए बेहतर कर सकता हूँ, इसलिए मैं ये सब करता हूँ। It was in this year that Bacon wrote his series of state papers। और इसी साल इन्होंने 1613 में क्या किया, अपने स्टेट पेपर्स की एक सीरीज निकाली, which show a marvelous grasp of political tendencies of his age। इनके स्टेट पेपर में उस समय की जो पॉलिटिकल टेंडेंसीज थी, उसका रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। Had his advice been followed, it would have certainly avoided the struggle between king and parliament। अगर माना जाता है कि अगर स्टेट पेपर्स में इन्होंने जो एडवाइस दी थी, अगर ये एडवाइस मान ली गई होती, तो राजा और पार्लियामेंट के बीच में जो बाद में बहुत सारे संघर्ष हुए हैं, वो शायद न होते। इन 1670 he was appointed his father's office लॉर्ड कीपर ऑफ द सील। और 1617 में इनके डैडी वाली जो पोस्ट थी, इनको दे दी गई। एंड द नेक्स्ट ईयर टू द हाई ऑफिस ऑफ लॉर्ड चांसलर। और अगले साल ये 1618 में लॉर्ड चांसलर भी बन गए। तो कितना पद पाते जा रहे हैं देखिए। विद दिस ऑफिस ही रिसीव्ड द टाइटल ऑफ, इस ऑफिस से इनको टाइटल क्या मिला, बैरन वेरुलम का टाइटल मिला। कई बार ये पूछा है, टाइटल ऑफ बैरन वेरुलम किसको मिला है, बेकन को, ठीक है। एंड लेटर, और क्या टाइटल मिला बाद में इनको, विस्काउंट सेंट एल्बन, ये भी टाइटल इनको मिला है। तो ये सब याद कर लेना भैया, पूछता है। Which he affixed with some vanity to his literary work। अपने बहुत सारे लिटरेरी वर्क में बड़े प्राउडली जो है कहते हैं ना, विथ प्राइड इसको यूज करते हैं। 2 years later appeared his greatest work। 2 साल बाद इनका सबसे महान वर्क आया, that was Novum Organum, called after Aristotle's famous Organon ना। अरिस्टोटल के ऑर्गेनन के हिसाब से इसका नाम रखा गया था, नोअम ऑर्गेनम। नोअम ऑर्गेनम इनकी बहुत ही फेमस, या इनकी मैग्नम ओपस बुक हम कह सकते हैं, नोअम ऑर्गेनम, ठीक है। चलें आगे, धीरे धीरे आप लोग सब लोग गायब हो रहे हैं, तो क्लास को ओवर कर दिया जाए। सबको नींद आ रही है लगता है। कौन कौन हमारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, एक बार प्रेजेंस मार्क करिए, नहीं तो क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि आई थिंक यू गाइज आर नॉट
सीरियस एट ऑल। हाँ, बहुत सारे लोग ऑलरेडी लेफ्ट कर चुके हैं। यहाँ पर जो व्यूअरशिप है, योगिता करें, नौशर, ओके ठीक है, योगिता है, और कौन कौन है? ओके, अच्छा बेकन को फिनिश कर दें, ठीक है, बेकन तो फिनिश हो चुके हैं कोई बात नहीं। बेकन डिड नॉट लॉन्ग enjoy his political honors. The storm which had been long gathering against James government broke suddenly upon Bacon's head। ना माना जाता है कि जो जेम्स के खिलाफ बहुत सारा प्रेशर बन रहा था ना, वो लास्ट में सारा का सारा किसके ऊपर टूट पड़ा? बेकन के ऊपर। इनके ऊपर चार्ज लग गया क्या? When Parliament assembled in 1621, it vented its distrust of James and his favorite Villiers by striking unexpectedly at their chief advisor। इनके चीफ एडवाइजर के ऊपर ये सारी गाज गिर गई, और बेकन वाज sternly accused of accepting bribe। इनके ऊपर ब्राइब लेने का अक्यूज लगा, एंड एविडेंस वाज सो ग्रेट, और उसका एविडेंस भी इतना ज्यादा था, that he confessed that there was much political corruption abroad in the land। इन्होंने माना कि जो है बहुत ज्यादा पॉलिटिकल करप्शन था, that he was personally guilty of some of it, और ये खुद उसमें किसी में इन्वॉल्व थे, and he threw himself upon the mercy of his judges। और इन्होंने कहा कि अब जजेस को जो निर्णय लेना होगा वो लेंगे। इन्होंने अपना जो अपराध था वो स्वीकार कर लिया। पार्लियामेंट एट दैट टाइम वाज इन नो मूड फॉर मर्सी। पार्लियामेंट किसी मर्सी के मूड में नहीं थी। बेकन वाज डिप्राइव्ड ऑफ हिज ऑफिस। इनको सारे ऑफिस से निकाल दिया गया, एंड वाज सेंटेंस टू पे द इनॉर्मस फाइन ऑफ 40,000 पाउंड। लो भैया, 1621 में 40,000 पाउंड का इनके ऊपर चार्ज लगा था। टू बी इम्प्रिजन ड्यूरिंग द किंग्स प्लेजर एंड देयर आफ्टर टू बी बैनिस्ड फॉर एवर फ्रॉम पार्लियामेंट। और उसके बाद इनको जो है इम्प्रिजन किया गया और जिंदगी भर पार्लियामेंट से निकाल दिया गया, कोर्ट से। दो द इम्प्रिजनमेंट लास्टेड ओनली अ फ्यू डेज। हालांकि जेल में कुछ ही दिन इन्होंने बिताया, एंड द फाइन वाज लार्जली लिमिटेड। और इनके फाइन भी थोड़ा कम कर दिया गया था। बेकन्स होप्स एंड स्कीम्स ऑफ पॉलिटिकल हॉरर्स वर एंडेड। इनके पॉलिटिकल ऑनर का जितना था वो सब समाप्त हो गया। एंड इट इज एट दिस पॉइंट ऑफ अपॉलिंग एडवर्सिटी दैट द नोबिलिटी इन द मैंस नेचर असर्ट इटसेल्फ स्ट्रांगली। कहते हैं जब आदमी सबसे ज्यादा अपॉलिंग एडवर्सिटी में आता है तो उसके अंदर की नोबिलिटी सबसे ज्यादा बाहर निकल के आती है। और अब इनके अंदर की नोबिलिटी बाहर निकल के आई, तो इन्होंने सबसे पहले क्या लिखा? इन्होंने लिखा ऑफ ग्रेट प्लेस। इनका मोस्ट इंटरेस्टिंग इसी कनेक्शन में लिखा है, ऑफ ग्रेट प्लेस। ऑफ ग्रेट प्लेस के बारे में इन्होंने लिखा है। Bacon now withdrew permanently from public life and devoted his splendid ability to literary and scientific work। अब इन्होंने क्या किया? अपना पब्लिक लाइफ बिल्कुल छोड़ दिया, मतलब पॉलिटिक्स वगैरह सब छोड़ दिया। He completed the essays, experimented largely, wrote his history, scientific articles and one scientific novel। एक scientific novel भी इन्होंने लिखा है, and made additions to his Instauratio Magna। ना Instauratio Magna इनकी जो थी, यही तो मेन इनकी बुक थी, इसको काफी इन्होंने बढ़ाया। इनका सबसे ज्यादा फिलोसफिकल वर्क था, हालांकि ये कभी फिनिश नहीं हो पाया ना, इट नेवर फिनिश, तो ये इनकम्प्लीट है, ध्यान रखिएगा। इन द स्प्रिंग ऑफ 1926 वाइल ड्राइविंग, अभी ये किसी एग्जाम में आया था, मुझे याद आ रहा है, अभी लेटेस्ट किसी एग्जाम में आया था, पूछा था कि बेकन की डेथ कैसे हुई थी, कौन सा रोग हुआ था ना, शायद हाँ हायर के एग्जाम में आया है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में अभी कुछ दिन पहले आया था। और फिर वही मैं आपसे कहता हूं, आप लोग कहेंगे सर क्वेश्चन पता नहीं कहां से देता है, कहां से नहीं, यहीं से देता है। उसमें सीधा आया हुआ था बेकन को क्या हुआ था, कैसे उनकी डेथ हुई। तो देखिए कैसे उनकी डेथ हुई। क्या हुआ कि एक बार बहुत तेज जो है बर्फबारी हो रही थी, स्नो स्टॉर्म चल रहा था। इट ऑकर्ड टू हिम दैट स्नो माइट बी यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इंस्टेड ऑफ सॉल्ट। इनका ये मानना था, साइंस का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि प्रिजर्वेटिव के रूप में नमक की जगह हम बर्फ का भी यूज कर सकते हैं ना। ट्रू टू हिज ओन मेथड ऑफ अराइविंग एट ट्रूथ ही स्टॉप्ड एट द फर्स्ट हाउस। ये क्या किए, वहां जो पहला घर था वहीं रुक गए। बॉट अ फाउल एंड प्रोसीडेड टू टेस्ट हिज थियरी।
और इन्होंने अपनी थियरी वहां पर टेस्ट करना शुरू कर दिया। द एक्सपेरिमेंट चिल्ड हिम, एक्सपेरिमेंट से इनको बहुत ज्यादा ठंड लग गई, एंड ही डाइड सून आफ्टर फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ हिज एक्सपोजर, और ठंड लगने की वजह से इनकी डेथ हो गई। एज मैकॉले रोट, द ग्रेट अपोस्टल ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिलॉसफी वाज डेस्टाइन्ड टू बी इट्स मार्टिर, ना जो एक्सपेरिमेंटल फिलॉसफी का महान व्यक्ति था वो एक्सपेरिमेंट करते करते ही मर गया। ये किसने कहा? मैकाले ने कहा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अभी हायर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, चले। फ्रीजिंग एक्सपेरिमेंट, हाँ ठीक है, बिल्कुल। हाँ, सब लोग जम गए खुद। हाँ ठीक है। वर्क्स ऑफ बेकन, बेकन्स फिलोसफिकल वर्क, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग and the Noam Organum will be best understood in connection with the In Statu Ratio Magna। इनकी जो सबसे फेमस मैग्नम ओपस बुक है, इसी के पार्ट थे ये लोग ना, जिसका दूसरा नाम था, आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, द इंस्टोरेशियो मैग्ना, जिसका दूसरा नाम था द ग्रेट इंस्टीट्यूशंस ऑफ ट्रू फिलॉसफी। ठीक है, इसी के पार्ट थे आपके नोम ऑर्गेनम, इसी के पार्ट थे आपके एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। The Instauratio was never completed, but the very idea of the work was magnificent। Complete नहीं हुआ, लेकिन आइडिया बड़ा अच्छा था। To sweep away the involved philosophy of the schoolmen and the educational system of the university, and to substitute a single great work which should be complete education, a rich storehouse for the glory of the creator and for the relief of man's state। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक पूरा एजुकेशन सिस्टम जो था, स्कूलिंग सिस्टम जो फिलॉसफी था, सबको पूरा बदलने की कोशिश की, और वो सब इन्होंने इसमें दिखाया है। और ये इनका मानना था कि ये जो एजुकेशन सिस्टम होगा ना, ये प्रैक्टिकल रिजल्ट लाएगा, और पीपल आगे चल करके काफी स्पेकुलेटिव होंगे और चीजों को अच्छे से प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। इसके 6 पार्ट हैं, जो इंस्टेरेशियो मैग्ना है, इसके 6 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। पहला है पार्टीशंस साइंटेरियम। ठीक है, पार्टीशंस साइंटेरियम, ये क्या है? दिस वाज टू बी ए क्लासिफिकेशन एंड समरी। ये इनके बुक का क्लासिफिकेशन और समरी दिखाता है, किसका? ऑल ऑफ ह्यूमन नॉलेज ना, ये समरी सबका देगा, मतलब फिलॉसफी क्या होती है, एक जो है इथिक्स क्या है ना, ये सबके समरी देता है। Philosophy and all speculations must be cast out and the natural sciences established as the basis of all education। इन्होंने क्या बताया? कहा फिलॉसफी से लेकर के जितने भी स्पेकुलेटिव वाले सब्जेक्ट है ना, सबको उठा के फेंक देना है, वहां ला करके क्या भरना है? नेचुरल साइंसेस। एजुकेशन सिस्टम में नेचुरल साइंसेस लाना है। द ओनली पार्ट कंप्लीटेड, लेकिन इसका एक ही पार्ट कंप्लीट हो पाया, और उस पार्ट का नाम था द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो यही इंट्रोडक्शन का काम करता है। इंट्रोडक्शन के लिए इन्होंने ये लिखा था, लेकिन इसका एक पार्ट है द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, यही कंप्लीट हो पाया, बाकी कंप्लीट नहीं हो पाया। देन इनका है नोम ऑर्गेनम। नोम ऑर्गेनम भी इनका जो है मैग्ना का ही पार्ट है ना, नोम ऑर्गेनम। अब ये कई बार एग्जाम में आया है। नोम ऑर्गेनम का मतलब क्या होता है? न्यू इंस्ट्रूमेंट। कई बार ये एग्जाम में आया, क्वेश्चन आया हुआ है। That it is the use of reason and experiment instead of the old Aristotelian logic। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि अरिस्टोटेलियन लॉजिक को रिप्लेस किस बुक में इन्होंने किया है? तो नोम ऑर्गेनम में। इन्होंने कहा कि जो ओल्ड लॉजिक है ना, इसको हटा करके रीजन और एक्सपेरिमेंट लाने की जरूरत है। ठीक है, टू फाइंड ट्रूथ वन मस्ट डू 2 थिंग्स। इनका कहना था अगर सच्चाई को फाइंड करना है तो 2 चीजें करनी है। क्या? गेट रिड ऑफ ऑल प्रेजुडिसेस आर आइडोल्स। कह रहा है ये जो प्रेजुडिस होती है ना, और जो आइडोलेट्री हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है, ये सब हटाना पड़ेगा। एज बेकन कॉल्ड देम, बेकन इनको कहा करते थे ऐसे ही। दीज आइडोल्स आर 4, ये 4 आइडोल्स हैं। कौन कौन से हैं? आइडल्स ऑफ द ट्राइब ना, कि हम किस ट्राइब के हैं, एक इसका जो होता है। दैट इज प्रेजुडिस ड्यू टू कॉमन मेथड्स ऑफ थॉट एमंग ऑल रेसेस। ऑल रेसेज में जो थॉट होता है कि हम इस कास्ट के हैं, उस कास्ट के ना,
तो ये आइडल्स ऑफ द ट्राइब जो हो गया। दूसरा है आइडल्स ऑफ द केव और डेन ना, केव और डेन का आइडल से ये क्या है, दैट इज पर्सनल पिक्युलरिटीज एंड प्रेजुडिसेस, मतलब पर्सनल पिक्युलरिटीज मत रखिए, प्रेजुडिस मत रखिए। तीसरा मतलब समाज के हिसाब से मत रखिए, प्रेजुडिस रखिए। दूसरा पर्सनल प्रेजुडिस मत रखिए। तीसरा क्या है, आइडल्स ऑफ द मार्केट प्लेस, मतलब ड्यू टू एरर्स ऑफ लैंग्वेज कुछ मत करिए ना, ये भी नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट इज द आइडल्स ऑफ द थिएटर, मतलब विच आर द अनरिलायबल ट्रेडिशंस ऑफ मैन, मतलब अनरिलायबल ट्रेडिशंस जो है उनको भी फॉलो नहीं किया जाना चाहिए। मतलब जो थिएटर में शो होता है, मतलब जो दिखता है वो भी फॉलो नहीं किया जाना चाहिए। इन सब को रिप्लेस करना है। ये सारे प्रेजुडिसेस अपने अंदर से निकाल के फेंको और क्या ले आओ, सबकी जगह, सबकी जगह रीजन ले आओ, लॉजिक ले आओ, एक्सपेरिमेंट ले आओ। ठीक है। दूसरा क्या था, पहला तो इन्होंने क्या कहा, प्रेजुडिस सब हटा दो, आइडल्स हटा दो सब। दूसरा क्या इन्होंने कहा, आफ्टर डिस्कार्डिंग द एबव आइडल्स, जो ये ऊपर आइडल्स हैं चारों, इनको हटाने के बाद वी मस्ट इंट्रोगेट नेचर, हमें नेचर को इंट्रोगेट करना चाहिए। मस्ट कलेक्ट फैक्ट्स बाय मींस ऑफ न्यूमरस एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके फैक्ट्स कलेक्ट करने चाहिए। अरेंज देम इन ऑर्डर, उनको ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए। एंड देन डिटरमाइन द लॉ दैट अंडरलाइज देम, और तब कानून जो है पारित करना चाहिए। यही तो है हमारा इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड हमारा यही है, मतलब इंडक्टिव मेथड का मतलब पहले एग्जाम्पल तब जो है रूल ना, दैट इज इंडक्टिव मेथड। अब चलिए आगे इनकी देखते हैं अगली बुक। तीसरी इनकी है हिस्टोरिया नेचुरलिस एट एक्सपेरिमेंटलिस। ठीक है, ये क्या है, ये करती है द स्टडी ऑफ ऑल फिनोमेना ऑफ नेचर ना, नेचर के जितने फिनोमेना है सबकी स्टडी करती है। आप 4 पार्ट्स ऑफ दिस वर्क, इसके भी 4 पार्ट हैं। कितनी बड़ी बुक रही होगी आप यही सोचिए। ही कंप्लीटेड वन ऑफ देम एटलीस्ट, केवल एक ही कंप्लीट कर पाए, और उसका नाम था द सिल्वा सिल्वेरम, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सिल्वा सिल्वेरम, ये काफी इंपॉर्टेंट इनकी बुक है, सिल्वा सिल्वेरम। ठीक है, चलिए तो 3 पार्ट हो गया, आगे देखते हैं। इसको छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे। देन स्काला इंटेलेक्टस इनकी है चौथी बुक, इसका दूसरा नाम है लैडर ऑफ द माइंड। लैडर ऑफ द माइंड इज द नेशनल एप्लीकेशन ऑफ द ऑर्गेनम ना, ऑर्गेनम का जो रेशनल एप्लीकेशन है वही इसमें दिखाया है ना। सभी प्रॉब्लम्स में कैसे हम ऑर्गेनम को रेशनली अप्लाई कर सकते हैं, वही इस बुक में दिखाया है। By it, the mind should ascend step by step from particular facts and instances to general। अंडरलाइन कर लीजिएगा, पर्टिकुलर से जनरलाइजेशन की तरफ जाते हैं ना, पर्टिकुलर से जनरलाइजेशन, यही तो होता है इंडक्टिव मेथड। पर्टिकुलर से निकलेंगे, जनरलाइज करेंगे तब ना, एक एक एग्जांपल लेकर लास्ट में जनरलाइज करेंगे, ये सब पे अप्लाई होता है। तीसरा इनका है प्रोड्रोमा, प्रोड्रोमी, ये क्या है, प्रोफेसीज आर एंटिसिपेशंस, इसको बोलते हैं प्रोफेसी या एंटिसिपेशन। कहते हैं अगला क्या है, ये लिस्ट ऑफ डिस्कवरीज है दैट मैन शैल मेक व्हेन दे हैव अप्लाइड बेकन्स मेथड्स ऑफ स्टडी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। कहते हैं ये आप करिए, जब मेरा मेथड अपनाइए तो आप एक लिस्ट बनाइए जितना आपने मेरे मेथड से एक्सपेरिमेंट किया है, इस बुक में इन्होंने बताया है। और छठवां और अंतिम पार्ट है फिलोसफिया सेकुंडा, ये है वाज टू बी अ रिकॉर्ड ऑफ प्रैक्टिकल रिजल्ट्स ऑफ द न्यू फिलॉसफी, नए फिलॉसफी से जो रिजल्ट्स निकले हैं उसका रिकॉर्ड इसमें इनको रखना था, लेकिन कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाई, तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब ये सब आप लोग छोड़ दीजिए, बिल्कुल यहाँ पे बहुत तो नहीं, इनके एसेज की बात कर लेते हैं जिसके लिए जाने जाते हैं ना। इनकी इंसाइटियो मैग्ना लैटिन में लिखी गई थी, मोस्टली बाय पेड हेल्पर्स फ्रॉम शॉर्ट इंग्लिश अब्स्ट्रैक्ट्स ना। ये देखिए इनका क्या मानना था, आप लोग आते और जाते रहते हैं ना। दीप्ति गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गुरु, आज काफी देर हो गया, बगल में शादी है। कौन है भाई, हमें पता नहीं, हु इज दीप्ति दिस, आई डोंट नो।
आप एक बार अपना परिचय जरूर दीजिएगा ताकि मैं जान तो जाऊं कि आप कौन है ना। चलिए बेटा आगे चलते हैं। इनका क्या मानना था लैंग्वेज को लेकर के? ही रिगार्डेड लैटिन एज द ओनली लैंग्वेज वर्दी ऑफ ग्रेट वर्क। तो ध्यान रखिएगा, ये मानते थे केवल लैटिन एक अच्छी ऐसी लैंग्वेज है जो अच्छी रचना इसमें लिखी जा सकती है, बाकी और किसी में नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, तो ये भी काफी फेमस इनका वो है। चलिए अब इनके एसेज को देखते हैं। इनके फर्स्ट 10 एसेज, पहले 10 एसेज इनके कब पब्लिश हुए? 1597 में। ध्यान रखिएगा, ठीक है, पहले 10 एसेज। उसके बाद इनका धीरे धीरे चार्म बढ़ता ही गया ना। अरिस्टोटल की फिलॉसफी को इन्होंने बिल्कुल डिस्पाइस ही कर दिया। और फिर 1612 में 1612 में क्या हुआ? इन 1612 appeared a second edition containing 38 essays। दूसरा इनका वॉल्यूम आया जिसमें 38 essays थे। लेकिन ये ध्यान रखना पिछले वाले 10 इसमें इंक्लूडेड थे, तो अब की बार केवल 28 नया लिखा और 10 पुराना था, तो मिलाकर के टोटल कितना हो गया? 38 हो गया। ठीक है, 38 हो गया। उसके बाद इनका लास्ट वर्जन जो आया, लास्ट वर्जन वो था 1625 में, जिसमें टोटल कितने आए? 58 एसेज आए, 58 एसेज आए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब कुछ इसमें एसेज जो फेमस हैं उनको देख लेते हैं ना। हाँ, प्रयागराज से डेली क्लास हाँ लेते तो हैं क्लास बेटा, लेकिन मैं आपका नाम नहीं जानता हूं इसलिए मैंने पूछा। ये तो मुझे पता है कि आप क्लास लेते हैं डेली ना। चलिए, इनकी ऑफ स्टडीज है, उसके बाद गुडनेस है, रिचेज है, एथीज्म है, यूनिटी इन रिलीजन है, एडवर्सिटी है, फ्रेंडशिप है, ऑफ ग्रेट प्लेस है। ये सब की सब इनकी कुछ फेमस एसेज हैं। यहाँ पे आकर के हमारे जो बेकन साहब हैं इनका एसेज खत्म हो जाता है। देन हम इनके कुछ मिसलेनस वर्क को देख लेते हैं। मिसलेनस वर्क में क्या है इनका? जैसे द न्यू एटलांटिस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इज अ काइंड ऑफ साइंटिफिक नॉवल। जो पीछे हम लोगों ने एक साइंटिफिक नॉवल की बात करी थी वो यही है। डिस्क्राइबिंग अनदर यूटोपिया एज सीन बाय बेकन। ये बेकन की अपनी यूटोपिया थी ना, जो साइंटिफिक नॉवल पूरा ये कहा जाता है इसको। किसको? न्यू एटलांटिस को। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि साइंटिफिक नॉवल किसको कहा जा सकता है। ठीक है, द इनहेबिटेंट्स ऑफ एटलांटिस हैव बैनिस्ड फिलॉसफी एंड अप्लाइड बेकन्स मेथड। एटलांटिस के जो लोग रहने वाले हैं ना, उन्होंने फिलॉसफी को निकाल के फेंक दिया और बेकन के इन्वेस्टिगेशन नेचर को जो है उसको अप्लाई कर लिया और अपनी कंडीशन को उन्होंने और बेटर किया। दे हैव वंडरफुल सिविलाइजेशन। इनकी सिविलाइजेशन बहुत ही अच्छी हो जाती है। इन विच मेनी ऑफ आवर लेटर डिस्कवरीज, एकेडमीज ऑफ द साइंस, ऑब्जर्वेशन, balloons, submarines, the modification of species, and several others were foreshadowed with a strange mixture of cold region and poetic index। उसके बाद इन्होंने पूरा इमेजिन किया कि आगे चल के ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। इन सब में यही पूरा दिखाता है। उसके बाद इनका एक और है डी डी सैपिंसिया विटेरम। डी सैपिंसिया विटेरम ये भी फैंसीफुल अटेम्प्ट था टू शो द डीप मीनिंग अंडरलाइंग एंशियंट मिथ्स। मिथ्स को दिखाने के लिए इनका, हालांकि ये फेमस नहीं है, इनको भूल जाइए। न्यू एटलांटिस लेकिन मत भूलिएगा ना, न्यू एटलांटिस को किसी भी हाल में आपको नहीं भूलना है। बेकन का प्लेस की बात करें तो भाई ये प्लेस तो बहुत बड़ा है, चलो हमने मान लिया बहुत बड़ा प्लेस है। अब इससे बड़ा प्लेस हम और किसी को नहीं दे सकते क्योंकि काफी टाइम भी हो रहा है ना, हम लोगों को अपने जो है शरीर को भी प्लेस देना है। चलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट, अगर हमें मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो बस हमारे हो गए बेकन साहब समाप्त। अब हम लोग पढ़ेंगे रिचर्ड हुकर को। तो रिचर्ड हुकर को हम लोग कल शुरू करते हैं, हाँ ऑलमोस्ट आई थिंक। तो चलिए, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आपसे विदा लेते हैं। कल फिर आपसे मिलेंगे। इस क्लास में हम टाइम का थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, ग्रामर की क्लास के लिए जो है बच्चे टाइम चेंज मांग रहे हैं, तो मे भी हो सकता है इसका टाइम थोड़ा शिफ्ट हो, लेकिन
आई विल लेट यू नो। मैं नोटिफिकेशन तो जाता ही है, आप टाइम थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे आपसे क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। गुड नाइट यू ऑल।